नंदनवन के घने जंगल में सुबह धीरे धीरे आंखें खोल रही थी। जंगल के बीचों बीच एक पुराने बरगद के पेड़ पर बोंडू कौवे का छोटा सा घोंसला था। घोंसला साधारण था, लेकिन उसमें प्यार बहुत था। उसी घोंसले में रहती थी बोंडू की नन्ही बेटी झुमकी। झुमकी की माँ अब इस दुनिया में नहीं थी, इसलिए बोंडू ही उसके लिए माँ भी था और पिता भी। बाबा बाबा देखो, मैं अब पहले से भी ऊंचा उड़ सकती हूँ। अरे वाह, मेरी झुमकी तो एक दिन पूरे नंदनवन में सबसे तेज उड़ान भरेगी। तो फिर शाम को मुझे इनाम भी चाहिए। अच्छा, क्या चाहिए मेरी राजकुमारी को? लाल वाले मीठे जामुन और वो चमकीले फूल भी। सब मिलेगा, बस तू घोंसले से दूर मत जाना मेरी प्यारी बिटिया। ये सुनकर झुमकी ने तुरंत अपने छोटे पंखों से बोंडू को कसकर पकड़ लिया। बोंडू जब उड़कर ताम पर जाता तो कई बार पीछे मुड़कर अपनी बेटी को देखता रहता। उसे लगता था उसकी पूरी दुनिया उसी छोटी सी चिड़िया में बसती है। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कुछ महीनों बाद बोंडू को महसूस होने लगा कि झुमकी को एक माँ की जरूरत है। वो चाहता था कि कोई उसे प्यार से संभाले, उसके पंख संवारे, उसे अकेलापन महसूस ना होने दे। इसी सोच में वो फूलन नाम की एक कव्वी को घर ले आया। फूलन के साथ उसकी बेटी रानी भी आई। शुरुआत में सब बहुत अच्छा था। एक दिन झुमकी खुशी से रानी का पंख पकड़कर बोली, चलो ना रानी, आज हम दोनों नदी किनारे घर घर खेलेंगे। रानी हंसते हुए उसके पीछे दौड़ गई। पास बैठी फूलन मुस्कुराकर बोली, धीरे भागो दोनों, गिर जाओगी। कई दिनों बाद घोंसले में फिर से हंसी लौट आई थी, लेकिन धीरे धीरे फूलन के चेहरे की मुस्कान बदलने लगी। एक शाम बोंडू काम से लौटा। उसने आते ही आवाज लगाई, झुमकी, देख तेरे लिए क्या लाया हूँ। झुमकी खुशी से उड़ती हुई उसके पास पहुंची। वाह बाबा, इतने मीठे जामुन। बोंडू प्यार से उसकी चोंच सहलाने लगा। पास बैठी रानी भी उम्मीद से बोंडू को देखने लगी, लेकिन बोंडू का ध्यान उसकी तरफ गया ही नहीं। फूलन ये सब चुपचाप देख रही थी। उसकी आंखों की चमक धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। उस रात रानी सो चुकी थी, लेकिन फूलन अभी भी जाग रही थी। वो धीमी आवाज में खुद से बुदबुदाई, अगर ऐसा ही चलता रहा तो रानी हमेशा पीछे रह जाएगी और वो बिन माँ की झुमकी मेरी रानी से आगे निकल जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और उसी पल उसके मन में चलन का पहला बीज पड़ गया। एक दोपहर बोंडू काम पर गया हुआ था। घोंसले में फूलन अपनी बेटी रानी को मीठे फल खिला रही थी। वहीं दूसरी तरफ झुमकी भारी टहनियाँ उठाकर ला रही थी। उसके छोटे पंख थक चुके थे। अरे ओ झुमकी, जल्दी जा और मीठे बेर लेकर आ। रानी को मीठी बेर खाने का मन हो रहा है। छोटी माँ, पहले थोड़ा खाना मिल जाता तो। इतनी जल्दी भूख लग गई? कोने में रखा बासी दाना खा ले। ताजा फल रानी के लिए है। देखो मेरी मलाई कितनी स्वादिष्ट है। मैं तुझे खाने को नहीं दूंगी। झुमकी चुप हो गई। उसने धीरे से अपनी आंखें पोंछी और फिर भारी लकड़ियां उठाकर चलने लगी। पास बैठी रानी मलाई खाते हुए मुस्कुरा रही थी। झुमकी ने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा, फिर चुपचाप नजरें झुका ली। उसे समझ नहीं आ रहा था, जिस घर में कभी उसके लिए इतना प्यार था, वहाँ अब वह बोझ क्यों बन गई थी। धीरे धीरे मौसम बदलने लगा। नंदनवन के ऊपर काले बादल छा गए। अब लगभग हर शाम बारिश होने लगी थी। उस दिन भी आसमान में जोरदार बिजली चमक रही थी। घोंसले के अंदर फूलन और रानी गर्म दाना खा रही थी। वाह माँ, कितना स्वादिष्ट है। जल्दी खा ले बेटा, ठंडा हो जाएगा। उसी समय बाहर भीगती हुई झुमकी भारी लकड़ियां घसीट रही थी। बारिश से
उसकी छोटे पंख पूरी तरह भीग चुके थे। ठंड से उसका शरीर कांप रहा था। एक लकड़ी उठाते उठाते उसका संतुलन बिगड़ गया और वो कीचड़ में गिर पड़ी। उसने दर्द से अपनी आंखें बंद कर ली, फिर हिम्मत करके उठी और कांपती आवाज में बोली, छोटी माँ, क्या मैं थोड़ी देर अंदर आ जाऊं? पहले काम खत्म कर। और हाँ, आज खाने को कुछ नहीं मिलेगा। झुमकी चुप हो गई। उसने आसमान की तरफ देखा। बारिश की बूंदें उसके आंसुओं में घुल रही थी। वो एक टूटी टहनी के नीचे जाकर बैठ गई। ठंड से उसका शरीर कांप रहा था। धीरे से उसने आंखें बंद की। माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? छोटी माँ मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ माँ। उस रात भूख और ठंड के बीच झुमकी बहुत देर तक जागती रही। दूसरे दिन सुबह उठकर उसने ठान लिया कि वह अब नहीं रोएगी। उसने रोना कम कर दिया था। अब वो चुपचाप सबको देखने लगी। फूलन की चालें, जंगल के रास्ते, पक्षियों की आदतें, सब। एक सुबह वो अकेले जंगल गई। वहाँ उसने देखा कि एक छोटा खरगोश कांटों में फंसा हुआ था। झुमकी तुरंत उसकी मदद करने लगी। रुको, मैं निकाल देती हूँ। काफी कोशिश के बाद उसने खरगोश को बाहर निकाल लिया। खरगोश खुश होकर बोला, तुम बहुत बहादुर हो। बहादुर बनना पड़ता है, वरना जंगल जीने नहीं देता। धीरे धीरे उसने जंगल की जड़ी बूटियां पहचानना सीख लिया। कौन सा पत्ता घाव भरता है, कौन सा फल ताकत देता है, सब। अब वह सिर्फ एक बेबस बच्ची नहीं थी, वह समझदार बन रही थी। झुमकी की समझदारी से फूलन अब झुमकी से डरने लगी थी। उसे महसूस होने लगा था कि यह लड़की बड़ी होकर रानी से ज्यादा सम्मान पाएगी, और यही बात उसे अंदर से जलाने लगी। एक रात फूलन चुपके से घोंसले से बाहर निकली। झुमकी की आंख अचानक खुल गई। उसने देखा फूलन अंधेरे जंगल की तरफ जा रही थी। झुमकी धीरे धीरे उसके पीछे चल दी। पुराने सूखे कुएं के पास फूलन एक चील से बात कर रही थी। अब बहुत हो गया। मुझे इस लड़की को हमेशा के लिए रास्ते से हटाना होगा। झुमकी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कल अमावस्या की रात उसे यहाँ बुला लेना। बाकी काम मेरे कहे अनुसार तुम्हें करना होगा। जिससे हमेशा के लिए झुमकी का पत्ता साफ हो जाएगा। झुमकी की आंखें फैल गईं। अब उसे सब समझ आ चुका था। अगले दिन फूलन अचानक मीठी बनने लगी। झुमकी बेटा, तेरे बाबा के लिए एक खास जड़ी बूटी चाहिए। तू रात को पुराने कुएं के पास से ले आएगी। ठीक है छोटी माँ। लेकिन इस बार वो डरी नहीं। उस रात उसने सूखी लकड़ियों और पुराने कपड़ों से अपने जैसा एक पुतला बनाया। फिर वो चुपचाप पेड़ पर छिप गई। कुछ देर बाद फूलन अंधेरे से निकली। जैसे ही उसने पुतले को कुएं के पास देखा, वो पूरी ताकत से दौड़ी और उसे धक्का दे दिया। अब खत्म हो गई तू, हमेशा हमेशा के लिए। अब मेरी रानी बिटिया ही नंबर 1 बनेगी। छोटी माँ, आप किसे ढूंढ रही हो? फूलन का चेहरा सफेद पड़ गया। झुमकी बोली, जिसे आपने नीचे गिराया, वो सिर्फ लकड़ियों का पुतला था। क्या आप मुझे इतनी नफरत करती है? फूलन के पैर कांपने लगे। तभी पीछे से एक भारी आवाज गूंजी। फूलन, मैंने सब सुन लिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम झुमकी के साथ ऐसा करो। वो बोंडू था। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। फूलन डर से पीछे हट गई। अगली सुबह पूरे घोंसले में सन्नाटा था। फूलन सिर झुकाकर बैठी थी। उसकी आंखें सूज चुकी थीं। मुझे माफ कर दो, मैं जलन में अंधी हो गई थी। झुमकी कुछ पल चुप रही। फिर धीरे से
उसके पास जाकर बोली, अगर मैं भी आपसे नफरत करूं, तो फिर आप और मुझ में फर्क क्या रहेगा? फूलन फूट फूट कर रो पड़ी। पहली बार उसने झुमकी को सचमुच अपनी बेटी की तरह गले लगाया। पास खड़ी रानी भी रोते हुए दोनों से लिपट गई। बोंडू की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ उसकी छोटी सी बेटी अब बहुत बड़ी हो चुकी थी। उस दिन के बाद बरगद के उस घोंसले में फिर से खुशियां लौट आईं।